चलिए आज का जो 5 मई 2024 का जो नीट का एग्ज़ाम था उसमें जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हैं उनके आंसर के एक बार देख लेते हैं। 51 देखिए, इसमें आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ़ फैराडे कितने रिक्वायर्ड है। तो मोल्स इंटू एन फैक्टर से आराम से आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड आंसर का आंसर है। दूसरा आपका है 52। यहाँ पे पूछा है कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, तो सेकंड आपकी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है बिकॉज आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। 53 देखिए, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हमारी क्या होती है, इसमें इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। फेलिंग का सोल्यूशन ए कौन सा होता है, वो एक्वस कॉपर सल्फेट होता है। 55 देखिए, इसमें आपका लिखा हुआ है कि कितना, तो HCl आपका इतने मिली मोल्स निकल गया, यहाँ पे आपका NaOH इतने मोल आया और इसको आपने माइनस कर दिया और वहाँ से हमने मास निकाल लिया, आपका आंसर आएगा 250। नेक्स्ट आपका आ जाएगा, ये शेप का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, तो सभी के शेप आपको याद होनी चाहिए। NH3 का अपना पिरामिडल होता है, ठीक है। BrF5 का आपका स्क्वायर पिरामिडल है, तो आपका सी आंसर है। 57, ये ऐसा Mn+3 से Mn+2 में E0 वैल्यू ज़्यादा क्यों होती है, बिकॉज वो D4 से D5 में कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए आपका पहला आंसर है। नेक्स्ट आपका आता है ये प्रोसेस, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो प्रोसेस में आइसोथर्मल क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोकोरिक क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम। इस टाइप से आपका सेकंड आंसर आ जाएगा। 59 में देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी जो है आपको अगर कैलकुलेट करनी हो तो आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो देखिए हमारे पास फार्मूला होता है, उसमें हमें क्या चाहिए होता है, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रेट कांस्टेंट की वैल्यू। बेसिकली आपको फार्मूला एक तरीके से वर्ड्स में पूछा हुआ है। सेकेंड नेक्स्ट है आपका कम मॉलिकुलर फार्मूला C6H14 है, उसमें 2 टर्शरी कार्बन्स हैं, तो इसका IUPAC क्या होगा। तो देखिए ये शेप बन जाएगी आपकी इस टाइप की, ठीक है, जिसमें आपके क्या है, देखो 2 टर्शरी कार्बन्स हैं, एक ये वाला है एक ये वाला है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट आपका आता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, किसके लिए सेम होगा। देखिए जिसके लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे वही आपका आंसर हो जाएगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके इन दो में सेम आ रहे हैं, इसका मतलब B and D आंसर है। 62, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपको इंक्रीजिंग सीक्वेंस देना है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है, तो आपका थर्ड आंसर हो जाएगा FON। ये तो आप सब जानते ही हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, उसके बाद C और उसके बाद SI। 63, ये करें लूकास रिएजेंट में कौन सबसे तेज़ अल्कोहल रिएक्ट करेगा, तो सबसे जो टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं वो करते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। इसके बाद CONH3 पॉजिटिव 3 और COF6 -3, ये आपके दोनों कैसे होते हैं, ऑक्टाहेड्रल होते हैं, और बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि ये डायमैग्नेटिक और एक पैरामैग्नेटिक होता है, तो आपका C ऑप्शन हो गया, बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट आपका दोनों स्टेटमेंट दिए हुए हैं और दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज उसमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी होती है, तो आपका C ऑप्शन है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड ट्रू और ट्रू। 66 में आप देखिए NLMS के ऊपर क्वेश्चन है कि कौन क्वांटम नंबर क्या बताती है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, इजी मैच आराम से आप इसको देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको आता है कि कौन सी रिएक्शन से क्या रीजेंट रिक्वायरमेंट है, तो काफ़ी आसान बन जाता है ये वाला, क्योंकि देखिए ए वाला जो आप देख रहे हो आराम से आप देख के बोल सकते हैं ये पक्का क्या है, ओजोनोलिसिस। तो ए का आपका 4 आ गया, ए का 4 होता है, ये आपके केवल 2 ऑप्शन बचते हैं, उसमें से ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है BH3, इसका आंसर फोर्थ वाला आएगा, BH3H2O2, बिकॉज हम क्या करेंगे, क्या BH3H2O2 से क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे OH, ठीक है, और इस OH को कन्वर्ट करेगा CHO में PCC, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है ये। नेक्स्ट आपको आता है रीजेंट जिससे ग्लूकोज रिएक्शन नहीं करता है, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये आपका शिफ्ट रीजेंट और NaHSO3 इन दो से नहीं करता है, यानी कि B and E आपका आंसर हो जाएगा। अब बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, तो एथेन, एथीन और एथाइन में कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, आसान क्वेश्चन, पहला वाला आंसर है। 16, OSACEPO, इनमें कौन सा -2 शो नहीं करता है, तो PO जो लास्ट वाला होता है वो -2 शो नहीं करता। अगर आपका एक छोटा सा नंबरिकल है, इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो निकालेंगे KC, तो दिया हुआ है पहले से ही, आपको Q निकालना पड़ेगा, Q के लिए क्या करेंगे हम, आंसर उसका आ जाएगा 1, आसान है, B का कॉन्सेंट्रेशन इंटू C कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में A कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2, तो पूरा पूरा कट गया, तो आपका Q आ गया 1। अगर Q की वैल्यू KC से बड़ी होती है, इसका मतलब क्या होता है, ये बैकवर्ड जाएगी, तो आपका A आंसर हो गया। 73, ln(k) एंड 1πt का ग्राफ कैसा होता है, बहुत सिंपल सा NCERT का ग्राफ है, ये ऐसा होता है।
के पी एंड के सी कहाँ पे इक्वल नहीं है। देखिए इक्वल कहाँ पे नहीं होंगे, जहाँ पे डेल्टा एन जी का वैल्यू कुछ ना कुछ नॉन जीरो आ जाएगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे दो हैं प्रोडक्ट, यहाँ पे एक है रिएक्टेंट, यानी कि 2 - 1 करेंगे तो आपका डेल्टा एन जी का आ जाएगा 1, यानी कि के पी और के सी में क्या हो गया, डिफरेंस आ गया। 75 में आसान है कि ब्रांचिंग ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, तो सेम बात लिखी हुई है बिल्कुल, स्टेटमेंट भी सही है आपके दोनों हैं, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। नेक्स्ट आपका है कि किसमें SN1 फास्ट होगी, तो SN1 वही फास्ट होती है जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप का बनता है कार्बोकेटाइन, तो आपका सेकंड आंसर हो गया, इसमें स्टेबल टाइप का बनता है कार्बोकेटाइन, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। 77 जो ऊपर सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, और ये 77 का आंसर आ जाएगा आपका थर्ड वाला। 78 में आपका देखिए ये कह रहे हैं कि एंट्रोपी कहाँ कहाँ बढ़ेगी, तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे गैसियस कंपोनेंट बढ़ते हैं वहाँ पे एंट्रोपी बढ़ती है, तो ए सी और डी में आपका क्या है, एंट्रोपी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आपका है कि सॉलिड से सीधे क्या जा रहा है, वेपर जा रहा है, सॉलिड से वेपर फेज, यानी कि आपका क्या हो रहा है, सब्लिमेशन, सिंपल। इसमें आपको पहचाननी है कौन कौन से टाइप के आइसोमरेज में, और आंसर आपके टिक हैं, थर्ड आपका आंसर आ जाएगा। एनिलीन फ्रीडक्राफ्ट नहीं करता है, बिल्कुल सही बात है, और एनिलीन को हम गैब्रियल सिंथेसिस से प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो दोनों बातें सही हैं, बोथ आर ट्रू। आई का एक छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको ट्रेंड बताना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, LI सबसे कम और N सबसे ज़्यादा, उसके बाद BE जो होता है वो B से आगे पहुंच जाता है बिकॉज ऑफ पेनिट्रेशन इफेक्ट। नेक्स्ट आपका आता है हाईएस्ट नंबर ऑफ़ हीलियम एटम, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ हीलियम एटम किस में प्रेजेंट है, तो देखिए सबको निकालेंगे बैठ के, पहले सबके मोल निकालेंगे, पहले में मोल 1 आ जाएगा, दूसरे में मोल आ जाएंगे 1 से कम, सब में 1 से कम आएगा, बाकी केवल द थर्ड ऑप्शन है उसमें लिखा है 4 मोल, तो जहाँ पे मोल ज़्यादा है वहीं पर एटम्स ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट आपको आता है, इसमें कह रहा है कि सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है, तो देखिए कार्बोकेटाइन से लगा हुआ पहला कार्बन होता है अल्फ़ा कार्बन, और उस पर लगे हाइड्रोजन होते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन्स, यानी कि जिस कार्बोकेटाइन के पास ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सेकंड वाले स्ट्रक्चर में क्या है, 7 अल्फ़ा हाइड्रोजन से, इसका मतलब सबसे स्टेबल हो गया। 85 हेनरी लॉ कांस्टेंट जो है आपको दिया हुआ है वैल्यूज़, देखिए हेनरी लॉ कांस्टेंट जो होता है के जो होता है वो सॉल्युबिलिटी का उल्टा होता है, जिसके लिए के ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उसकी कम हो जाएगी, तो सिंपल सी बात आपका आंसर हो जाएगा BSE। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, यहाँ पे ए दिया है 32%, बी दिया है 20%, तो देखिए 32 अपॉन में 64 किया 0.5 आया, 20 अपॉन 40 किया 0.5 आया, और आपका बचाया जो सी है ये 48 अपॉन 32, वहाँ से सॉल्व किया हमने, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला, आंसर आएगा AbC3। ये तो सिंपल सी रेडी रिएक्शन होती है बिल्कुल, H3PO3 बनता है और POCl3 बनता है, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आपका ये है, ये पाई = CRT हमारा होता है, ठीक है, अब पाई और सी के बीच में ग्राफ है, यानी कि आपका स्लोप बन जाएगा RT, तो R आपको दिया हुआ है, केवल T पूछा है, बेसिकली आपको R × T बराबर स्लोप कर देना है, स्लोप की वैल्यू ये दी हुई है, ठीक है, R भी दिया हुआ है, तो सिर्फ आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा केल्विन में, उसको करेंगे चेंज हम सेल्सियस में, तो आपका आंसर आ जाएगा 37। इसमें कोई कंडीशन तो मेंशन की हुई नहीं है, तो ऑक्सीडाइज करेगा, अब कुछ कंडीशन मेंशन होती तो और क्लियर होता, बट कंडीशन मेंशन नहीं है, तो आपका सेकंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए, इसमें ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे ट्रू हैं, ठीक है। होमोलेप्टिक क्या होता है, जब सेम टाइप के लिगेंड्स होते हैं, जब अलग टाइप के लिगेंड्स होते हैं तो हेटेरोलेप्टिक होता है, तो दोनों बात सही लिखी हैं, बोथ आर ट्रू। मोर सॉल्ट के जो हम प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें हम लोग क्या डालते हैं, डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं, तो वही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा वाला एसिड हम यूज़ करते हैं, तो डाइल्यूट H2SO4। ये करें इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, तो कार्बोनेट जो होता है उसकी 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन सकती हैं, तो वही हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितनी बन सकती हैं कार्बोनेट की, तो आंसर है 3। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है इसमें कि कौन कौन से कैटायन कौन से ग्रुप के आते हैं। अब देखिए मैंने इसके आगे ग्रुप लिख दिए हैं कि Al+3 थर्ड ग्रुप का होता है, CO+2 टू ग्रुप का होता है, बट यहाँ पे उतना क्लैरिटी से हो नहीं पा रहा है, ठीक है, लेकिन इस बेस पे जो आंसर बन पा रहा है मैक्सिमम पॉसिबल वो यही बन पा रहा है BADCE। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे बी वाला सबसे छोटा, फिर उसके बाद AD दोनों 3-3 वाले हैं, उसके बाद C और E दोनों 4-4 वाले हैं, तो यही बन सकता है, इसके अलावा कोई बन नहीं रहा है। 94 में देखिए आप आसान सी रिएक्शन है, पहले आपका ये साइनाइड बन जाएगा, उसके बाद आपका CONH2 बन जाता है, और बाद में कर देंगे हम ब्रोमाइड रिएक्शन, CO निकल जाएगा, आपका बन जाएगा प्रोपाइल एमीन, थर्ड आंसर है, ठीक है। तो 95 में देखिए आपको जो हमने सॉल्व ऑलरेडी किया हुआ है पहले, और इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 38.04 हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए आप इसमें क्या करेंगे, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे और आपको जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा डी ऑप्शन। 98 वाले में आपको लगाएंगे फैराडे का फर्स्ट लॉ, उसमें आपका निकल के आएगा आंसर 0.315। 99 में आपका आंसर यह हो जाएगा सी सही हो जाएगा। पहले वाले स्टेप में क्या होगा, ओ एच हटेगा, बी आर लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए बी आर लग गया आके, और उसके बाद क्या है, एल्कोहलिक क्यू एच है, यानी कि ये कर देगा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, तो यानी कि एच और बी आर को बाहर करेगा, स्टेबल टाइप का हमारा एल्कीन बन जाएगा। तो बी वाला देखो सबसे बढ़िया बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, सी हमारा आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है कि ये करेक्ट कौन कौन से होते हैं डायबेनेटिक, तो ये बिल्कुल रटी रटाई एनसीईआरटी की लाइन होती है, CE+4 और YB+2 ये हमारे क्या होते हैं, डायबेनेटिक होते हैं। इस तरीके से हमारे ये पूरे के पूरे क्वेश्चन कवर होते हैं। थैंक यू।